नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं मेरे साथ। उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा 2022 में जब विधानसभा का चुनाव होगा? किस तरह से, क्या वाकई में कांग्रेस वापसी करेगी या फिर कमल खिलेगा? आम आदमी पार्टी किसका बिगाड़ेगी खेल? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी दिल्ली से चलकर अब उत्तराखंड की राजनीति में अपना अहम योगदान देने को लेकर सक्रियता के साथ उत्तराखंड में नजर आ रही है। अब सवाल यह है कि 2022 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, कौन वापसी करेगा, कौन किसका खेल बिगाड़ेगा, कौन कितनी मजबूती के साथ जनता के बीच पहुंचेगा और कौन किस तरह से जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाब होगा। क्योंकि जिस तरह से विधानसभा के चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होने लगी हैं, आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ चुनावी मैदान में उतरने की बात कर रही है। और हर बार की तरह जिस तरह से 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी का जो चलन रहा है, क्या इस बार उत्तराखंड में जो है राजनीति का इतिहास बदलेगा? क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरी तैयारी के साथ आ रही है। मुद्दे क्या होंगे, किस मुद्दे के सहारे कांग्रेस वापसी करने को लेकर जो है अपनी तैयारी में जुटेगी और बीजेपी क्या वाकई में एक बार फिर से सत्ता हासिल करने में कामयाब होगी? ये बड़ा अहम सवाल है। इसी पर विस्तार से आज हम बातचीत करेंगे, खास चर्चा करेंगे। मेरे साथ कुछ खास मेहमान सीधा लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे भी आपका परिचय करा दें। मेरे साथ मनोज मौर्य जी जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता हैं। मनोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरे साथ राजेश रस्तोगी भी जुड़ रहे हैं, कांग्रेस नेता हैं, कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। राजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और प्रकाश कांति हैं, राज्य आंदोलनकारी हैं उत्तराखंड के, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। प्रकाश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल मेरा राजेश रस्तोगी जी आप ही से है। कांग्रेस वापसी किस तरह से करेगी, किन मुद्दों के सहारे करेगी और 2022 में मुख्यमंत्री कौन होगा? सर, जनता को जिस तरीके की अपेक्षाएं भारतीय जनता पार्टी की सरकार से थी, जैसा प्रचंड बहुमत भारतीय जनता पार्टी को उत्तराखंड की जनता ने दिया जी, उसके बदले में उत्तराखंड की जनता ठगा सा महसूस कर रही है। उसको कुछ नहीं मिला। पहाड़ से पलायन नहीं रुका और मैदान में युवाओं को रोजगार नहीं मिला। तो किसान के साथ क्या स्थिति है ये सबके सामने आई हुई है, सब समझ चुके हैं। व्यापारियों की कितनी दुर्गति हो रखी है और इस प्रदेश में किसी की सुनवाई नहीं है। एक सत्ता जो है एक केंद्र बन करके रह गई है, केंद्र बिंदु बन करके रह गई है। यहाँ तक कि जो भाजपा के MP MLA हैं उन्हीं की नहीं सुनी जा रही है इस सत्ता में। तो निश्चित रूप से आने वाले 2022 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। मैं छोटी सी बात अपने जिले की बता दूं। लक्सर रुड़की रोड है, 3 साल से खराब है। केंद्र में यहाँ के सांसद मंत्री हैं, यहाँ के 7 MLA हैं जिनमें से एक कैबिनेट मंत्री भी हैं, लेकिन उस रोड का निर्माण नहीं करा पा रहे हैं। आप लोग चीन की बात करेंगे, पाकिस्तान की बात करेंगे, मुसलमान की करेंगे, किसान की करेंगे, हिंदू की करेंगे, लेकिन लक्सर रुड़की रोड का निर्माण नहीं करेंगे। ठीक है सर, ठीक है राजेश जी, राकेश जी, ठीक है सर। मैं मनोज जी से जवाब ले लेता हूं आपकी इस बात का। ठीक है सर। मनोज जी, चीन पाकिस्तान की बात करेंगे आप, लेकिन विकास की बात नहीं करेंगे। आप जो है क्या फिर से बीजेपी का कमल खिलेगा? अब राजेश जी को लग रहा है कि विकास नहीं हुआ है, लेकिन विकास तो अगर नहीं हुआ होता तो ऐसा नहीं होता कि हमारी सरकार आती। पहले भी विकास हुए हैं और अभी भी हुए हैं। अब एक रोड की बात करी थी, उससे भी काम चल रहा है। शायद थोड़ा समय लगता है इन चीजों में। और विकास आप देख लीजिए, 4 धाम यात्रा देख लीजिए, 4 धाम के लिए सारी सुविधाएं की गई हैं और डोकलाम पुल बन रहा है, बाकी भी काम हो रहा है। तो चीजों में समय लगता है। कोरोना मनोज जी कितना वक्त चाहिए? मनोज जी कितना वक्त चाहिए? उत्तराखंड की सरकार के 4 साल के करीब हो चुका है सर, और कितना वक्त चाहिए? 2022 में चुनाव होने जा रहा है, 21 चल रहा है। विलास जी समय कितना चाहिए? देखिए, आप देख रहे हैं कि निरंतर काम हो रहा है और जनता बीजेपी को पसंद भी कर रही है। ठीक है, हमारी पार्टी निरंतर कार्य कर रही है। अब इतना बड़ा प्रदेश है, ठीक है। अब एक रोड को अगर आप लेके बैठ जाएंगे तो नहीं होगा ना। कार्य तो हुआ है ना, ऐसा नहीं कि रोड पहले बनी नहीं। अब रोड तो बनती है और टूटती है फिर बनती है।
ठीक है सर। मनोज जी, 2022 में जो चुनाव होगा, आपके 5 ऐसे कौन से वो काम हैं जो आपने दिल से किए और उसका सीधा फायदा जनता को हुआ और उसी के बलबूते आप जनता के बीच पहुंचेंगे सर? सर देखिए, सबसे पहला काम जी तो जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जी जो किसानों को जो 6-6 हजार रुपए हर किसान के खाते में सीधे दिए हैं, पहला कार्य। और दूसरा कार्य हमारे यहाँ सर, लोकसभा का चुनाव नहीं हो रहा है सर, वो स्थानीय मुद्दों पे चुनाव होगा सर, विधानसभा का चुनाव है सर। सरकार ने उत्तराखंड की क्या काम किया सर, उसको जांच और परख कर ही मतदाता मतदान करेगा सर। सब उत्तराखंड में भी कई कार्य हैं, जैसे अभी हमने आप देख रहे थे कि 4 धाम यात्रा में पहले कोई सुविधा नहीं थी। इस बार हमने 4 धाम यात्रा के लिए सारी सुविधाएं मुहैया कराई हैं। ठीक है, आप देख रहे थे कि पहले भी एक बार यहाँ पे बहुत बड़ी आपदा आई थी, उन सबको मद्देनजर रखते हुए कई चीजों को ध्यान में देकर इस बार इस कोरोना काल के चलते भी कई लोगों को वहां के दर्शन हुए। और उसके बाद मनोज जी, इस कोरोना काल में क्या कुछ स्थिति रही है वो सभी राज्य के, पूरी देश के और पूरी दुनिया के सामने रही है। कितने लोग घर से बेघर हो गए, कितने उद्योग खत्म हो गए हैं, रोजगार खत्म हो गया है, उसको लेकर भी क्या कदम उठाया गया सर सरकार की तरफ से? जो लोग दूसरे प्रांतों में जाकर के रोजगार की तलाश में पहुंचते हैं, उसको उत्तराखंड में ही रोजगार मिले, उसको लेकर क्या कदम उठाया गया सर? सर देखिए, उत्तराखंड में ही रोजगार मिले उसको देखकर आप देख रहे हैं कि जितने भी लोग उत्तराखंड से बाहर से पलायन करके वापस अपने घर वापसी आए हैं, उन सब के लिए हमारे यहाँ नई नई योजनाएं निकाली गई हैं। क्या क्या कितनी योजनाएं निकाली गई सर, उसका कितना फायदा इन लोगों को मिला है सर? मजदूर की मजदूरी नहीं मिली है। जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहा था मजदूर, उसकी मजदूरी नहीं दी है कंपनियों के मालिकों ने, और सरकार ने सुना नहीं है। सरकार अपनी तरफ से क्या देती? जो मजदूरों ने पंतनगर में, जो मजदूरों ने रुड़की क्षेत्र में, जो मजदूरों ने विकास नगर क्षेत्र में इंडस्ट्री में काम कर रखा है, ठीक है सर, उनकी मजदूरी कोरोना काल में मजदूरी नहीं दी है। ठीक है राजेश जी, जनता जनार्दन है, देखना होगा कि अगर वाकई में अच्छा काम किया है तो समर्थन मिलेगा, नहीं तो जो है अगर अच्छा काम नहीं किया तो उसी हिसाब से जनता जवाब देगी। प्रकाश कांति जी, आपने उत्तराखंड की राजनीति को बड़े करीब से देखा है, क्या लगता है आपको 2022 में कौन वापसी करेगा और किन मुद्दों के सहारे वापसी की जाएगी? क्या वाकई में कांग्रेस वापसी करेगी या फिर कमल खिलेगा सर? सबसे पहले तो आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। और पहली बार मुझे किसी मंच पर इस तरीके से अपनी बात रखने का ये अवसर मिला है, तो राजेश जी को, मनोज जी को और बिलाल जी को सबको मेरा नमस्कार। नमस्कार सर। आपको भी नहीं। और जो आपने ये अभी चुनाव से संबंधित बात रखी है, उसमें कहना बहुत ज्यादा स्पष्ट तो कुछ नजर नहीं आता है जी कि जिन उम्मीदों से जनता ने बीजेपी को वोट दिया था, एक अच्छा बहुमत, बहुत पूर्ण बहुमत के साथ उनकी सरकार बनाई थी जी, तो उसमें जो इनके 3.5 साल रहे वो तो बिल्कुल नाकामी के रहे हैं, उसमें कुछ नहीं कह सकते। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने एक ऐसी छवि अपनी पेश कर दी कि उनके अगर छोटे मोटे काम उन्होंने कहीं किए भी हैं तो वो भी सारे दब गए हैं जी, है ना। मुख्यमंत्री जी की छवि हमारे लिए इस वक्त इतना ज्यादा एक माइनस पॉइंट है बीजेपी के लिए, तो उनकी वजह से बीजेपी के सारे काम जो है यहाँ पर वो कुछ अच्छे नहीं है। रही सर, जो चुनाव होगा उसमें फायदा होगा या फिर नुकसान होगा सर? नहीं, मुख्यमंत्री जी के व्यक्तित्व के कारण बीजेपी को बहुत घाटा होने जा रहा है, ये पूरा उत्तराखंड कह रहा है। क्योंकि जो लोग चाहते थे, भाई देखो आफ्टर ऑल उत्तराखंड जो बना था जी, वो एक बड़े सोच के साथ बना था भाई कि यहाँ के बच्चों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए समस्याओं का समाधान तुरंत होगा। बिल्कुल, हमें पंचवर्षीय योजना नहीं चाहिए था, हमें तो 5 महीने में काम चाहिए था, है ना। यहाँ तो 20 साल हो गए राज्य बने हुए हैं जी, और ये तो बारी बारी से इन दोनों ने तो सलाह कर ली आपस में। तो हम ये नहीं मानते कि ये बीजेपी है या कांग्रेस है, हम तो ये मानते हैं भाई ये थैली के 2 चट्टे बट्टे हैं, आपस में ये बंदर बांट कर रहे हैं राजनीति। बिल्कुल। प्रकाश कांति जी, आप राज्य आंदोलनकारी रहे हैं क्योंकि 20 साल का उत्तराखंड हो चुका है, आपने लड़ाइयां लड़ी हैं। जिन मुद्दों के सहारे जो है उत्तराखंड अलग हुआ था, क्या उस पर सरकारों ने काम किया है? नहीं, सरकारों ने वैसा काम बिल्कुल भी नहीं किया। सरकारें तो एक दूसरे को षड्यंत्र करती रही ना। आप देखो पिछले 20 सालों से एक दूसरे को षड्यंत्र ही होता रहा कि अगले 5 साल हम आ जाएं। अभी कांग्रेस जो अभी वर्तमान में कांग्रेस कर रही है, तो कांग्रेस कोई ग्राउंड वर्क थोड़ी कर रही है। कांग्रेस तो इनकी कमियां गिना रही है, अपने काम नहीं गिना रही है ना। तो आप किसी के सामने जाओ तो अपना क्रेडिट लेकर जाओ भाई कि हम ये काम कर रहे हैं, भाई हम ये काम करेंगे भाई,
और बीजेपी के पास गिराने के लिए कुछ है नहीं, इस वक्त कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, जी है ना। ठीक है सर प्रकाश पांडे, ठीक है सर। मनोज जी, क्या है आपके पास जिसके बलबूते आप फिर से जनता के बीच पहुंचेंगे? ये अभी क्रांति जी कह रहे थे कि इन्होंने भी क्रांतिकारी हैं, इन्होंने तो उत्तराखंड के लिए एक लड़ाई लड़ी, इसमें इनका योगदान रहा है। तो खुद जानते हैं कि उत्तराखंड को बनाने में किस प्रकार का योगदान रहा। ठीक है, अगर हमारी भारतीय जनता पार्टी का इसमें योगदान रहा है तो और भी कई राज्यों को आप देख लीजिए, जो इतने छोटे छोटे राज्य हैं उनमें सबसे खुशहाल राज्य आज कौन सा है? नहीं मनोज जी, एक बात तो सुनो, आपके राज्य तो बना दिया, क्या उसका सारे जीवन भर हम उसका देते रहेंगे इनके लिए? मतलब कि ये आसान है बीजेपी का कि आपको योजनाएं भी लानी होंगी। उत्तराखंड अलग बना, पहाड़ी इलाकों के लिए आपको कदम उठाना होगा, वहां पर विकास को लेकर के आपको सोचना होगा। मूलभूत सुविधाएं हैं या नहीं है, विद्यालय वहां पर है, शिक्षा के लिए नहीं है, अस्पतालों की क्या व्यवस्था है, सर इसके बारे में भी आपको सोचना होगा मनोज जी। ऐसा तो कहीं कुछ हो नहीं रहा ना वहाँ। आप देखो, आप उत्तराखंड से पलायन तो कंटिन्यू चल रहा है, बताओ आप कहाँ पर है? सुविधाओं उत्तराखंड से पलायन चल रहा था, अब तो लोग वापसी अपने घर आए हैं, इसलिए आपको भी बताइए। अरे मनोज जी, गांव के गांव खाली हो गए हैं। मनोज जी, गांव के गांव खाली हो गए। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र जी का जो क्षेत्र है, विधानसभा क्षेत्र, कितने ही गांव वहां पर खाली हो चुके हैं सर। प्लान तो लगातार हो रहा है, और ये प्लान ऐसा नहीं कि आज कल, ये लगातार जो है चल रहा है, रुक नहीं रहा है सर। भाई मनोज जी, ऐसा है कि सिर्फ हमें यहाँ पर टीवी पर ऐसे एक बहस नहीं करनी है, मतलब हमें तथ्यों पर जाना चाहिए। आप हमेशा ये मत देखो कि आप सिर्फ एक पार्टी से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अगर बात रखनी हो तो तथ्यात्मक होनी चाहिए और उसके परिणाम होने चाहिए। मैं कोई पार्टी का व्यक्ति हूँ नहीं, है ना। हमने तो जो किया है, हम उसके लिए आज भी अपनी मांग आज भी रख रहे हैं। जो 20 साल पहले मांग थी, आज भी हमारी मांग वहीं की वहीं। बिल्कुल ठीक है सर, ठीक है प्रकाश जी। बड़ा सवाल यही है कि आखिरकार अगर वाकई में बीजेपी वापसी करेगी तो किन मुद्दों के सहारे, किस विकास के सहारे, क्या कुछ नया किया है? ठीक है सर। राजेश जी, नया क्या होगा उत्तराखंड की जनता के लिए आपके पास, जिसके बलबूते आप जनता के बीच पहुंचेंगे फिर से और जनता का समर्थन हासिल करने में कामयाबी हासिल होगी आपको? बिजलाल जी, जैसा कि पूरा प्रदेश देख और समझ रहा है जी, एनडी तिवारी जी की सरकार बनी तो औद्योगिक क्रांति आई जी, सिडकुल बना, पंतनगर में सिडकुल बना, काशीपुर में इंडस्ट्रियां लगी, विकास नगर में इंडस्ट्रियां लगी, पंतनगर में रुड़की में एक यूनिवर्सिटी की भूमि मिट्टी के भाव बेचती गई लोग। रुड़की में सिडकुल बनाया गया, लोगों को रोजगार मिला। सिडकुल बने, काम नहीं हुआ। कितनी इंडस्ट्रियां चलाई कांग्रेस ने वहाँ? सिडकुल बने, इंडस्ट्रियां चलाई कितनी? 460 इंडस्ट्री लगी हैं, 460। चल कितनी रही है? आप इसमें मुख्यमंत्री से ये जो भाजपा को 57 सीटों का बहुमत मिला, कहीं एक इंडस्ट्री तो बता दीजिए कहीं लगाई हो बीजेपी सरकार ने? अपने यहाँ गिना दो जहाँ से आप हो। आपके यहाँ रोडों की हालत देखो क्या है, अपने यहाँ की हालत देख लो आप, इधर की बात। ठीक है राजेश जी, आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी। एक सेकंड बिलाल जी, बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है जी। बद्रीनाथ के विधायक थे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बद्रीनाथ के विधायक थे। 28 अक्टूबर को एक प्रवासी उत्तराखंडी ने एक गांव के अंदर सरकारी रोजगार की बात करी कि साहब मैं मध्य प्रदेश से आ चुका हूँ, क्या रोजगार है हम लोगों के लिए कोरोना काल में? तो यह पूरे मीडिया में छाया। माननीय विधायक जी ने उसके धड़ाक से थप्पड़ मारा। ये सोच भाजपा की है? थप्पड़ मारते हो आप, ऊपर से रोजगार देने की बात करते हो, छलते हो लोगों को, चोरी करते हो लोगों के वोटों में। कैसी बातें कर रहे हो आप? बोलने का अधिकार नहीं है, चुपाने का अधिकार नहीं है। और इस थप्पड़ का जवाब वो चमोली का नौजवान नहीं देगा, पूरे प्रदेश का नौजवान देगा, जो रोजगार के लिए, पेट के लिए, भूख के लिए। राजेश जी, वो जनता जनार्दन है सर, वो जवाब देगी जनता। ठीक है सर, ठीक है सर। राजेश जी, लेकिन इस बार जो है आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतर रही है सर, जी, कैसे देखते हैं सर? जी, मैंने पहले कहा है, आम आदमी पार्टी पंजाब में भी चुनाव लड़ चुकी है और मेरे उत्तराखंड में बहुजन समाज पार्टी भी चुनाव लड़ चुकी है, समाजवादी पार्टी भी चुनाव लड़ चुकी है। आम आदमी पार्टी का भी स्वागत है। हर राजनीतिक दल को चुनाव लड़ना चाहिए। आप आएंगे, तरक्की होगी, विकास होगा, काम होगा, मिलकर के काम करेंगे। बहुत अच्छा आपकी सोच है, आपने दिल्ली में बहुत अच्छा किया है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ना मेरी कोई क्रिया प्रतिक्रिया है। लेकिन जिस तरीके से भाजपा ने गला घोटने का काम
काम किया है लोगों के स्वाभिमान का, लोग उससे नाराज हैं। बड़ा भारी खामियाजा भुगता जाएगा और स्पष्ट बहुमत से, प्रचंड बहुमत से, पूरे दम के साथ भारतीय जनता पार्टी को हराने का लोग काम करेंगे, कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम करेंगे। ठीक है सर। और आम आदमी राजेश पार्टी जी, को चाहे अपना- कांग्रेस है या फिर आम आदमी पार्टी है, बीजेपी सरकार के खिलाफ ही चुनावी मैदान में उतरेंगे। बीजेपी के खिलाफ लगातार जो है बीजेपी की जो रणनीति है उसके खिलाफ मैदान में उतरेंगे। क्या ये माना जाए कि बीजेपी के खिलाफ उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक प्लेटफॉर्म पर आ सकती है? हमारे यहाँ उत्तराखंड में कोई एक प्लेटफार्म पे आने की आवश्यकता जी। है भी नहीं है। यहाँ तो वातावरण है कांग्रेस का, लीडरशिप जी। है कांग्रेस की। आम आदमी पार्टी का यहाँ क्या है? लेकिन मैंने जैसा पहले कहा जी। है, मैं ये नहीं कह सकता कि आप यहाँ चुनाव ना लड़े। आप आइए, आपका स्वागत है। यहाँ से समाजवादी चुनाव लड़ चुकी है, बहुजन समाजवादी चुनाव लड़ चुकी है पार्टी, और यहाँ से उत्तराखंड क्रांति दल चुनाव लड़ता है। आपका भी स्वागत है, आइए, उत्तराखंड की जनता आपका स्वागत करेगी। ठीक है सर, आप जाइए सीमावर्ती बिल्कुल देखना होगा कि आम आदमी पार्टी अगर चुनावी मैदान में उतरती है तो किस पार्टी को फायदा होगा, किस पार्टी को नुकसान होगा, ये बड़ा अहम सवाल है। मनोज जी, चुनावी मैदान में उतरने की पूरी तैयारी कर चुकी है आम आदमी पार्टी की तरफ से, सभी सीटों पर चुनाव लड़ा जाएगा। क्या माना जाए सर, आपका मुकाबला फिर आम आदमी पार्टी से रहेगा या फिर कांग्रेस से? अच्छा, हमारा मुकाबला तो किसी से है ही नहीं। जी 2017 में हम 57 सीटें लाए थे और कांग्रेस 11 सीटें लाई थी, 2 निर्दलीय सीटें थी, और इस बार 60 सीटों के साथ हम अपनी सरकार बना रहे हैं। अभी मेरे भाई साहब राजेश जी ने कहा था कि पिटबुल, शायद ये जानते नहीं कि पिटबुल में जितनी भी कंपनियां लगी थी, कुछ 5-6 बड़ी कंपनियों को छोड़ के सारी कंपनियां लॉकआउट हो चुकी हैं। उनमें से तकरीबन 100। सर, आपका भी 4 साल का कार्यकाल रहा है त्रिवेंद्र जी का। मैं भी यही कह रहा हूँ, मैं भी यही कह रहा हूँ। त्रिवेंद्र जी का 4 साल का कार्यकाल रहा। सर, कितने उद्योग लगे? इंडस्ट्री चली गई है, मैं भी यही कह रहा हूँ। बीजेपी भाई साहब, जो आपने सुविधाएं दी ना, एक्साइज इंडस्ट्री चली गई है, वो सब कुछ लेकर 400 रुपए की जमीन खरीद के जो 7,000 में बेच के चली गई, क्योंकि सुविधाएं आपने दी थी उन्हें ऐसी। सर, जाने क्यों दिया आपने? मनोज जी, आपने क्या उनको साफ सुथरा वातावरण नहीं दे पाई है आपकी सरकार? क्या जो चाहिए उद्योगपतियों को उस तरह से उनको माहौल नहीं मिला? जी मनोज जी। सर, माहौल क्यों नहीं मिला? सर, आप पहले से और आज में देख लीजिए, क्या नहीं है, ठीक है, सारी रोडें बन रही हैं, नेशनल हाईवे के काम हो रहे हैं, ठीक है, और आपके हो रहे हैं क्या नेशनल हाईवे के काम? ठीक है सर, केंद्र क्या हो रहे हैं, आपके क्या हो रहे हैं, आप बताइए ना, कौन सी सड़क बन रही है? ठीक है मनोज जी, ठीक है सर। एक सड़क का नाम बताओ ना मनोज जी, हमारी है, आप एक सड़क का नाम बताओ ना। केंद्र में भी हम ही है। लेकिन सर, लोकसभा का चुनाव नहीं है सर, विधानसभा का चुनाव में देखना यह होगा कि उत्तराखंड की सरकार ने जनता के लिए क्या किया है। जो प्लान लगातार हो रहा है उसको रोकने का क्या काम किया गया, जो पहाड़ी इलाके हैं, जो वहां पर गांव है, उसको लेकर क्या कदम उठाएगा सर? इस पर चुनाव होगा सर। कई हमने छोटी छोटी योजनाएं चला रखी हैं, कई बैंकों को से लोन की कई योजनाएं चला रखी है, जिसकी जैसी काबिलियत उसको वैसा लोन दिया जा रहा है। ठीक है सर। यहाँ तक एक रेडी वाले तक को 15,000 रुपए का लोन। ठीक है मनोज जी, आपको पता होगा। ठीक है सर, ठीक है सर। 5 रेडी वालों के नाम तो बता दो। ठीक है सर, किसको दे दिया? राजेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। राजेश जी मैं लौटूंगा आपके पास। प्रकाश पंत जी, प्रकाश कांति जी, प्रकाश जी, हाँ जी, हाँ जी। बीजेपी की तरफ से विकास तो बहुत हुआ, योजनाएं बहुत सारी लाई गई, लेकिन विकास हुआ क्या है, किसका विकास हुआ है, किन योजनाओं से किसको फायदा हुआ है सर, ये जानकारी नहीं है सर। देखो, मैं आपसे एक बात स्पष्ट करूं, जब उत्तराखंड बना था, हमें जो उस वक्त जो मूलभूत जो हमें यहाँ के जो नैतिक सिद्धांत बनाने चाहिए थे यहाँ पे कि विकास कैसा होगा, वो मैप तो बना ही नहीं आज तक। तो विकास किस आधार पर कर रहे हैं आप? मतलब कोई मैप तो उसका रूट मैप होना चाहिए ना, किसी चीज का होता है नहीं होता है जी। तो आप अगर इसके शुरुआत में ही जाएं, इसकी बुनियादी बेकार हो रही है। सारे उत्तराखंड की राजनीति देहरादून और हरिद्वार में आकर सिमट गई है। राज्य मांगा था पहाड़ के लिए जी, बहस होती है यहाँ मैदानी जिलों में जी, है हरिद्वार की, देहरादून की, जिनका कोई मतलब ही नहीं। मतलब जिसके लिए ये राज्य बना था वहां की तो कोई बात करना नहीं चाहता है, उसके लिए कोई रोड मैप बनाया नहीं है। ये दोनों आदमी जो ये बैठे हुए हैं, ये जवाब ही नहीं दे सकते इस चीज के लिए कि क्या इनका रोड मैप। अगर पहाड़ से ही राज्य बनेगा तो पहाड़ में सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कैसे चलेगा राज्य, आप ही बता दीजिए। अरे भाई, हिमाचल में तो इसका मतलब ये है मनोज जी कि अगर सोर्स ऑफ इनकम वहां पर कुछ नहीं होगा तो लोग वहां से प्लान करें। आपका ये कहने का मतलब है
सरकार क्या कर रही है सर? सरकार को दोग लगाना चाहिए वहां पर, सरकार को वहां के लोगों के लिए रोजगार खड़ा करना चाहिए। मनोज जी कैसी बात कर रहे हैं आप? सोर्स ऑफ इनकम है क्या वहां पर? ये कैसे कह रहे हैं कि वहां पर सोर्स ऑफ इनकम है क्या? ये आप खड़ा करिए ना सर उद्योग, वहां के लोगों के लिए छोटे उद्योग वहां पर दीजिए, ताकि वहां की जनता उसके सहारे अपना जो है काम जीवन बसर कर सके सर। लकड़ी उद्योग के लिए लोन दे रहे हैं, लोगों को किसानों के लिए लोन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कि हमने वहाँ बागान देखा होगा, प्रोजेक्ट चल रहा है, करा ही रहे हैं। इन लोगों को पता ही कुछ नहीं है कि बोलना क्या है, क्या नहीं है, क्या नहीं बोलना। मनोज जी, जो उत्तराखंड के जो गांव के जो किसान हैं उसको किस तरह से बढ़ावा दिया जाए, जो वहां की मूलभूत सुविधाएं नहीं है उसको कैसे बढ़ावा दिया जाए, जो लोग वहां पर अपना हाथ से कुछ उद्योग चला सकते हैं उसकी व्यवस्था कीजिए आप वहां, तभी तो सर वहां के लोग खुश होंगे सर। उसको लेकर क्या किया जा रहा है? तब पता चलेगा ना, कैमरे के आगे तो बोल देना आसान होता है। अगर इन्होंने पहले कुछ किया होता तो सर उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए आप सत्ता में आए ना। आपने क्या किया? आप मुझे 5 काम गिना दीजिए उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों के लिए जो आपने काम किए हैं। 5 काम गिनाइए मेरे को आप, बताइए सर क्या क्या काम किया आपकी सरकार ने। लगातार जो है प्लान को लेकर आपने मुद्दा बनाया, प्लान रोकने की बात कही गई, कितना प्लान रुका है? शिक्षा को लेकर क्या कदम उठाया गया? गांव के गांव खाली हो गए हैं मनोज जी, गांव के गांव खाली हो चुके हैं। ये कुछ भी नहीं। आपको लग रहा है कि गांव के गांव खाली हो चुके हैं, है ना बिलाल जी, लेकिन गांव जो लोग ऊपर से आए हुए हैं आज भी नहीं गई। आप भी जानते हैं जो लोग ऊपर से आए हुए हैं उत्तराखंड में ही, ठीक है। अब अगर किसी की काबिलियत नेवी में जाने की है तो उत्तराखंड में उसकी पोस्टिंग नहीं है, उसकी पोस्टिंग दिल्ली में। लॉकडाउन में देखा सर आपने कितनी बड़ी तादाद में दूसरे प्रांतों से लोगों ने वापसी की है। यह बताता है कि उत्तराखंड के कितने युवा, कितने जो है जनता दूसरे प्रांतों में जाकर के रोजगार की तलाश में अपना जीवन बसर कर रहे हैं। ये दिखाते हैं उत्तराखंड में उत्तराखंड के कितने टैलेंट, कितने साक्षर हैं जो दूसरी जगह जाके काम कर रहे हैं। आप इस पहलू को तो देख ही नहीं रहे सर, क्योंकि माहौल नहीं है, क्योंकि दोग नहीं दिए जा रहे, उनको काम करने का, उनको रोजगार नहीं दिया जा रहा है, इसलिए दूसरे प्रांतों में जाने के लिए मजबूर हैं। ठीक है सर, ठीक है मनोज जी। राजेश रस्तोगी जी, क्या कुछ कदम उठाया जाए उत्तराखंड के युवाओं के लिए, उत्तराखंड की जनता के लिए, ताकि उनको रोजगार भी मिले और वो अपना जीवन बसर सही तरीके से चला पाए? सर फाइनल कमेंट सर। अभी जो हमारे भाई साहब राज्य आंदोलनकारी जी बात रख रहे थे आपकी, मैं उनकी बात का 50% समर्थक हूं और उनका सम्मान भी करता हूं। उन्हीं के कंधों की वजह से राज्य आंदोलन बना है। और ये जो उत्तराखंड है ये हिंदुस्तान का सिरमौर है, हिमालय इधर ही है, सब देवी देवताओं का वास है। ये बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, मैं इनकी बात का समर्थन करता हूँ। जिस तरीके से एनडी तिवारी जी ने उद्योगों का एक केंद्र बनाया उत्तराखंड को, उस पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जब आई रोक लगी। बहुगुणा जी ने जो काम किया उस पर रोक लगी, और हरीश रावत जी ने तो नींबू तक बेच दिया विदेशों में ले जाकर के। उत्तराखंड का आर्थिक रूप से कितना संपन्न बनाया उसको। उसका मतलब ये था, वो गधेरे की बात करते थे, वो झरनों की बात करते थे, और कितना उन्होंने उसको डेवलप किया। ये इन्होंने झूठ बोला लोगों से। देखो बिलाल जी, मैं झूठ नहीं बोलता हूँ, बुद्धिजीवी आदमी हूँ। उत्तराखंड की धरती पर नैनीताल में और हल्द्वानी में और भगवानपुर में 2 रैली हुई थी, और दोनों रैली में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार बनने पर उत्तराखंड के किसान का कर्जा माफ करने की बात कही गई थी। ठीक है सर राजेश कर्जा है जी, ठीक है सर राजेश जी, वक्त कम है मेरे पास, माफी चाहूंगा। महत्वपूर्ण बात है किसान के लिए। मुख्यमंत्री जी ने कहा था 2 रुपए के हिसाब से आपको वार्षिक दर से लोन मिलेगा सोसाइटी से। जरा बताइए तो कितने लोगों को दिया गया? ठीक है राजेश जी, वक्त कम है मेरे पास, माफी चाहूंगा। राजेश जी, वक्त कम है मेरे पास। प्रकाश कांति जी, ठीक है राजेश जी सर माफी चाहूंगा। प्रकाश कांति जी, इस बार उत्तराखंड की जनता किन मुद्दों के आधार पर जो है अपना मत का इस्तेमाल करेगी सर? देखो, मैं आज भी कह रहा हूँ कि उत्तराखंड की जनता आज भी बड़े असमंजस की स्थिति में है जी। केंद्र में मोदी जी की एक बहुत अच्छी सरकार चल रही है, यहाँ ये जब भी वोट मांगते हैं मोदी जी के नाम से मांगते हैं जी। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होने जा रहा है। लोग बड़े मंथन में हैं, लोग बड़े विचारणीय स्थिति में हैं। हमारे पास हमारा एक क्षेत्रीय दल यूकेडी भी है, लेकिन क्या करें, दुर्भाग्य से वहाँ कुछ लोग ऐसे बैठे हुए हैं जी, वो न तो जनता का उन पर विश्वास है और न ही वो जनता के लिए कुछ
ऑन ठीक है ग्राउंड सर, का ठीक है सर, बिल्कुल देखना होगा कि आखिरकार जो 2022 में चुनाव होगा जनता का समर्थन यहाँ पर किस पार्टी को मिलेगा। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का, बहुत बहुत धन्यवाद इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन देखना यह होगा कि उत्तराखंड का मुख्यमंत्री कौन होगा, किस पार्टी को जनता का समर्थन मिलेगा, कौन सी पार्टी चुनाव जीतकर फिर से सत्ता पर काबिज होगी, क्या कांग्रेस वापसी करेगी या फिर बीजेपी का कमल खिलेगा। आम आदमी पार्टी भी चुनावी मैदान में उतरेगी। आम आदमी पार्टी के चुनाव मैदान में उतरने से किस पार्टी को फायदा होगा, किस पार्टी को नुकसान, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। फिलहाल मेरे साथ सिर्फ इतना ही। नमस्कार।